Hello my dear students. So today we will start from the conservation of momentum part 2. Conservation of momentum part 2, क्योंकि ये जो है उसका part 1 मतलब आधी थियरी हमारी लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हुई थी. Okay, so pay attention. What is the conservation of momentum? Let's revise. Conservation of momentum is that in which momentum is conserved, जिसमें मोमेंटम कंजर्व होता है. मतलब मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर phenomena must be equal to momentum of system after phenomena. अगर ये एप्लीकेबल है मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है. चलो, और ये जो सिस्टम था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कौन से सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल फॉर आइसोलेटेड सिस्टम. इट इज एप्लीकेबल फॉर आइसोलेटेड सिस्टम. बड़ी यहां तक हमने देखा था. एक बुलेट और गन का भी छोटा सा एग्जांपल दिया था. मेन एग्जांपल यहां पे आएगा. चलो, क्या है इसमें? सपोज यू आर हैविंग टू बॉडीज ए एंड बी. ठीक है, बोथ आर मूविंग इन लाइक दिस डायरेक्शन. हियर पी ए इज व्हाट? इनिशियल momentum of object A and PB is equal to final momentum of object B. Oh sorry, PB is the initial momentum of object B. ठीक है, मतलब मान लो कि दो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहे थे. सम हाउ दे कोलाइड समवेयर एंड आफ्टर सम टाइम दे मेक अ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड राइट नाउ दे आर हैविंग फाइनल मोमेंटम सच एज पी ए डैश एंड पी बी डैश. सो हियर आई कैन राइट हियर पी ए डैश इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम of object A and PB dash is equal to final momentum of object B. ठीक है, चलो. तो ड्यूरिंग दिस कंडीशन, ड्यूरिंग दिस स्टेट व्हाट्स हैपनिंग? दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं. फोर्स एक्टिंग ऑन A ड्यू टू B, फोर्स एक्टिंग ऑन A ड्यू टू B. चलो, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T. तो यहाँ पे किस पे फोर्स लग रहा है भाई? यहाँ पे फोर्स लग रहा है A ऑब्जेक्ट पे. तो डेल्टा P चेंज इन मोमेंटम भी किसका होगा? A ऑब्जेक्ट का. तो A ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम PA डैश माइनस उसका इनिशियल मोमेंटम PA डिवाइड बाय टाइम डेल्टा T. Now FBA मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन B ड्यू टू A. ये मैंने कल आपको सिखाया था कि किसको कैसे रीड करना है. फोर्स एक्टिंग ऑन B ड्यू टू A. तो B पे फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियसली B का मोमेंटम चेंज हो रहा है. तो B का फाइनल मोमेंटम PB डैश माइनस B का इनिशियल मोमेंटम PB और ये टाइम डेल्टा T, टाइम ऑफ द कोलिजन. Now, according to Newton's third law of motion, now according to Newton's third law of motion, क्या था? FAB must be equal and opposite to FBA.
ठीक है, चलो वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं ये सब मैंने, है ना। चलो तो अब यहां पे मैं ये वैल्यूज डाल दूंगा। व्हाट विल हैपन, पी ए डैश माइनस पी ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए की जगह डाल दूंगा पी बी डैश माइनस पी बी बाय डेल्टा टी। हियर डेल्टा टी कैंसल्स, सो रिमेनिंग पार्ट इज पी ए डैश माइनस पी ए इज इक्वल टू, ये माइनस साइन को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो माइनस पी बी डैश प्लस पी बी। इट विल गिव यू, लेट्स रीअरेंज द फॉर्मूला। ये माइनस बी वाला टर्म है ना, उसको यहां पे ले आओ और माइनस पी ए वाला टर्म राइट हैंड साइड पे ले जाओ। सो क्या होगा यहां पे देखो, पी ए डैश ये लेफ्ट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस पी बी डैश इज इक्वल टू, ये पी बी एज इट इज प्लस, क्योंकि माइनस यहां पे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस पी ए। तो ये डिराइव हो गया। क्या डिराइव किया हमने, वी हैव डिराइव दैट मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर फिनोमिना। यहाँ पे फिनोमिना क्या हो रही थी, यहाँ पे फिनोमिना हो रही थी कोलिजन की। सो कोलिजन के पहले हमारा जो सिस्टम था वो पूरे सिस्टम का मोमेंटम, मतलब सिस्टम में दो थे ए और बी, तो कोलिजन के पहले का दोनों का मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर फिनोमिना, फिनोमिना के बाद का टोटल मोमेंटम हो गया। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझ में आया। सो प्रीवियसली जो एग्जांपल हमने दिया था बुलेट ऑर्गन का, वो अलग है और ये पार्ट अलग है। अगर एग्जाम में आता है कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो आपको ये लिखना है। आज के चैप्टर में जो किया ना वो बुलेट ऑर्गन तो एक उसका एग्जाम्पल है, बट प्रूफ ऑफ द थियरी इज दिस। रेडी, चलो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। भाई इक्विलिब्रियम कंसेप्ट को हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम, तो पहले वर्ड को समझते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी इज not experiencing any force. Equilibrium means body is not experiencing any kind of force. अब देखो इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि बॉडी इज नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी फोर्स, मतलब उसके दो पॉइंट हो सकते हैं। एक, या तो सही में बॉडी पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, मतलब कि फोर्स जीरो है, और अगर वहां पे फोर्सेस लग रहे हैं, मैंने वर्ड क्या यूज किया, फोर्सेस। क्यों, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में ही देखा था कि फोर्स आर ऑलवेज इन पैर में ही होते, एक फोर्स कभी भी पॉसिबल नहीं होता। तो ऑब्जेक्ट पे लगेंगे या तो दो लगेंगे, तीन लगेंगे, चार लगेंगे, पर एक कभी नहीं लगेगा। तो या तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, और अगर फोर्सेस लग रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि उन सबका एडिशन हो रहा है जीरो। So in equilibrium, eventually the total force acting on a body must be zero. Summation F is zero means total force acting on a body must be zero. अब मान लो कि ये मेरा पॉइंट P है, ऑब्जेक्ट पॉइंट जो भी बोलो, इस पे दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं, एक F1 एक F2 कंसीडर। And if the total forces acting on this object are zero, total force acting on this object are zero, hence what can we say? क्या आप सोचो कि ये ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं और वो दोनों का टोटल जीरो कैसे हो सकता है? सिंपल सी बात है, ये पेन है। अब मान लो कि
5 न्यूटन के फोर्स से मैं यहाँ पे उसको खींच रहा हूँ और 5 न्यूटन के फोर्स से मैं उसको यहाँ पे खींच रहा हूँ। ये वाला फोर्स ये डायरेक्शन में है, ये वाला फोर्स ये डायरेक्शन में है। ये फोर्स को बोल दो पॉजिटिव, मतलब ये +5 न्यूटन। ये फोर्स को बोल दो नेगेटिव, -5 न्यूटन। टोटल कर दोगे तो 0। टोटल फोर्स इज 0, मतलब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा। सेम लाइक हियर, एक फोर्स मान लो यहाँ पे है FA, एक फोर्स यहाँ पे मान लो FB। रेडी? दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो एक डायरेक्शन को प्लस बोलो, एक डायरेक्शन को माइनस बोलो। ये दोनों फोर्सेस का टोटल 0 कब होगा? ये दोनों फोर्सेस का टोटल 0 तब होगा जब दोनों फोर्स इक्वल इन वैल्यू, दोनों फोर्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए एंड दोनों फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। सो ये क्या लिखा? बोथ द फोर्सेस आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड बोथ द फोर्सेस आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ पे वेक्टर्स है तो डायरेक्शन है, तो यहाँ पे डायरेक्शन लिखनी पड़ती है। सो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज FB is acting over here in this direction and FA is acting over here, then also it is okay, है ना? दोनों फोर्स ऑपोजिट है, एक फोर्स को प्लस बोल दो, एक फोर्स को माइनस बोल दो। मान लो ये वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोल रहे हैं तो ये फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाली डायरेक्शन को नेगेटिव बोलते तो FA नेगेटिव हो जाएगा। फॉर्मूला इज सेम, मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम एंड डायरेक्शन मस्ट बी ऑपोजिट। दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, है ना? क्योंकि मान लो यहाँ पे अगर मैं 10 न्यूटन से खींच रहा हूँ और यहाँ पे 5 न्यूटन से खींच रहा हूँ तो ये 10, मान लो ये प्लस है तो +10 -5, +10 -5 का आंसर क्या आएगा? +5। मतलब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। रीजन, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज नॉट 0, hence it will able to move. In which direction? It will move in right hand side. With the which force? By the amount of 5 Newton. Under the influence of 5 Newton force, my pen will move in the right direction. Ready? So it is not in equilibrium, but this is the equilibrium. So this is the very simple concept. Equilibrium of point by two force is very easy, but it is little bit complicated when we have to encounter with the three forces. Pay attention. Suppose my point P is here and three forces are acting like this. This is called the force F2. Suppose this force is F1 and another force acting like this, F3. And suppose my point P is in equilibrium. मान लो कि मेरा पॉइंट P क्या है, इक्विलिब्रियम में है. पॉइंट P is equilibrium means total force acting on the point P must be 0, means F1 plus F2 plus F3 must be 0. तो तीन फोर्सेस का एडिशन 0 कैसे पॉसिबल है? ऑब्वियसली मान लो ये फोर्स 10 न्यूटन है पहला, प्लस 10, तो F2 और F3 मिलके अगर -10 करते हैं तो ये 0 हो सकता है. सेम लाइक दैट अकेला F2 10 न्यूटन है तो F1 और F3 दोनों मिलके -10 न्यूटन होने चाहिए. दैट मीन्स addition of two forces, addition of any two forces must be equal and opposite to the first force, है ना? कोई भी दो फोर्स का एडिशन मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए टू द फर्स्ट वन फोर्स. तो कंडीशन मान लो ये है. सो यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि भाई पहले ये दोनों फोर्स को कंसीडर करो, F1 और F2. वी कैन यूज द पैरेललोग्राम मेथड ओवर हियर. रेडी? इफ दिस इज F2 तो चलो यहां से कर लेते हैं. ये फोर्स है हमारा F1, सो कंसीडर करो दिस इज द F1.
ये क्या हो गया F1। सो हो गया ट्राइंगल, पहला वेक्टर, पहले के हेड पे दूसरे का टेल, पहले की टेल से दूसरे का हेड, तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट क्या होगा F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। बाय यूजिंग पैरेललोग्राम वी हैव मेड द ट्राइंगुलर मेथड, और F1 और F2 का रिजल्टेंट फाइंड कर लिया ये, एंड वी कैन सी माई F3 इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दिस। तो अगर ये दोनों, ये डायरेक्शन को मैं अगर बोलूँ ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन मेरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी नेगेटिव। दैट मीन्स ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, सो F1 प्लस F2 मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द F3, है ना। अब F3 को तुम लेफ्ट में ले जाओ, F3 को अगर तुम लेफ्ट में ले जाओगे तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0 आ गया। सो ऐसे इक्विलिब्रियम फाइंड कर सकते हैं। एंड इफ माई पॉइंट P इज इन इक्विलिब्रियम, देन कंपोनेंट्स भी इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब इफ आई एम एडिंग x component of first force, x component of second force and x component of third force, तो भी 0 होगा। ये क्या शो कर रहा है, पार्टिकल इज नॉट मूविंग इन x डिरेक्शन। पार्टिकल इज नॉट मूविंग इन y डिरेक्शन। पार्टिकल इज नॉट मूविंग इन z डिरेक्शन। ऑब्वियस ये तो फुल्ली इक्विलिब्रियम में है, बट अगर आपको ऐसा बोला है कि देयर इज अ पार्शियल इक्विलिब्रियम, मीन्स अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है ऑब्जेक्ट इज मूविंग ओनली ऑन x एक्सिस, इट इज नॉट मूविंग इन y एंड z एक्सिस, सो y और z का इक्विलिब्रियम है, मतलब ये तीनों के y कंपोनेंट का एडिशन करने का इज इक्वल टू 0 ही होगा। बट x में अगर मूवमेंट कर रहा है तो तीनों फोर्स का एडिशन 0 नहीं होगा। रेडी। सो यहां पे इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल कंसेप्ट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 5.6। बट एग्जाम्पल नंबर 5.6 में जाने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा टेंशन एंड वेट। क्या पढ़ना पड़ेगा, टेंशन एंड वेट। सो व्हाट इज बेसिकली टेंशन। सपोज दिस इज द रिजिड सपोर्ट एंड अ लाइट स्ट्रिंग लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल, मतलब जो खींचती नहीं है वैसी, अ लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज दिस। लाइट का मीनिंग हमारे लिए क्या होगा, मासलेस। ऐसी स्ट्रिंग के जिसका कोई मास नहीं है और वो खींचेगी भी नहीं, ऐसी रहेगी। और उसके साथ हमने यहाँ पे टाई किया है एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ हैविंग मास m। सो ग्रेविटी हर जगह लगती है, इस पे भी ग्रेविटी लगेगी। सो ऑलवेज देयर मस्ट बी अ ग्रेविटेशनल फोर्स mg, जिसको हम बोलते हैं वेट भी। ये हो गया तुम्हारा वेट। तुम्हारा योर ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज एक्सपीरियंस अ वेट mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, where m is the mass of object and g is the gravity। अब मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है वो उसका वेट लग रहा है नीचे, है ना, तो स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट होगा, स्ट्रिंग ऐसे खींचान महसूस करेगी। सो ये जो टेंशन प्रोड्यूस होगा ना, ये टेंशन प्रोड्यूस होगा। टेंशन कब प्रोड्यूस होता है, देखो जो पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि
स्ट्रिंग को जो पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मेरे को कोई खींच रहा है, तो ऐसी दो पॉइंट है, एक ये, यहाँ से थ्रेड को ऐसा लगे कि मुझे कोई खींच रहा है। अगर नीचे खींच रहा है तो टेंशन लगेगा ऊपर, तो यहाँ पर भी तो थ्रेड को ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई खींच रहा है, तो यहाँ पे टेंशन लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो थ्रेड में वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल थ्रेड। अगर ऐसी स्ट्रिंग है और ऐसी सिंगल है तो पूरी स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन की वैल्यू सेम होती है, और स्ट्रिंग में टेंशन की दो डायरेक्शन पॉसिबल है, एक इनिशियल पॉइंट पे, एक फाइनल पॉइंट पे। दोनों टेंशन ऑपोजिट होते हैं। हम इसमें से कौन सा टेंशन कंसीडर करेंगे इन द न्यूमेरिकल्स डिपेंड्स अपॉन आवर चॉइस। हमें क्या फाइंड करना है उस पर डिपेंड करेगा। वो न्यूमेरिकल्स करेंगे तो पता चलेगा कि क्या कैसे यूज करना है। टेंशन विच ऑलवेज मेनली ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द फोर्स। अगर डोरी ऐसे खींच रहे हो तो टेंशन ऊपर लगेगा, अगर डोरी ऊपर खींच रहे हो तो टेंशन नीचे लगेगा। ठीक है। सो जनरली पूरे थ्रेड पे दो जगह टेंशन लगता है। ये टेंशन और वेट दोनों क्या है भाई? टेंशन और वेट दोनों एक टाइप के फोर्स ही हैं। याद रखना, टेंशन भी फोर्स है और वेट भी फोर्स ही है। रेडी? चलो अब ये कंसेप्ट को यूज करेंगे, टेंशन और वेट वाले कंसेप्ट को यूज करके अब हम एग्जाम्पल 5.6 करेंगे। See figure 5.8. A mass of 6 kilogram is suspended by a rope of length 2 meter from the ceiling. ये सीलिंग है और वहां से इमेजिन करो कि हमने, चलो मैं दो डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा। ये एक थ्रेड लगाया है और नीचे m = 6 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट रखा है। थ्रेड है 2 मीटर लॉन्ग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A force of 50 Newton in the horizontal direction is applied at the midpoint P of the rope. Suppose this is the midpoint P and ये direction में हम force F अप्लाई कर रहे हैं which is of the value 50 Newton. Ready? चलो, what is the angle of the rope makes with the vertical in the equilibrium? तो ये डायग्राम अब नया ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा? अब ये पॉइंट से मान लो कि आप पकड़ के ऐसे खींच रहे हो तो क्या होगा? तो भाई तुम्हारी जो स्ट्रिंग है ना वो थोड़ी ऐसी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ऐसी। ठीक है, क्योंकि यहां से तुमने F = 50 न्यूटन से उसको खींचा हुआ है, और बाकी का जो पोर्शन है वो तो ऑब्वियसली नीचे ही रहेगा। m = 6 kg। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है कि ये थ्रेड ने वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाया है। ये एंगल हमें फाइंड करना है थीटा। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था कि पूरे थ्रेड पे टेंशन सेम रहेगा, बट अब ये पूरा थ्रेड नहीं है, यहाँ से दो पार्ट हो गए। तो मान लो ये थ्रेड पे जो टेंशन लग रहा है वो है T2। तो वो T2 ऊपर भी देखो, पहले लगेगा mg नीचे, तो mg नीचे लग रहा है तो यहाँ पे एक T2 ऊपर लगेगा और यहाँ से एक T2 लगेगा नीचे। ठीक है, यहाँ पर भी होगा एक T1 ये पॉइंट की वजह से लगेगा ऊपर और यहाँ पे लगेगा T1 नीचे। दो थ्रेड अलग अलग है तो दोनों के फोर्सेस अलग अलग होंगे। तो पहले T2 फाइंड करो। तो T2 के लिए हम ये देखेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब कुछ भी मोशन नहीं कर रहा है, सब स्टेडी है। तो इक्विलिब्रियम में क्या किया था हमने कि जो फोर्स ऊपर लग रहे हैं उसको एक साइड लिखो, जो फोर्स नीचे लग रहे हैं उसको अदर साइड में लिखो। जैसे कि ये है, जो फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहे हैं उनको एक साइड लिखो,
जो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है उसको दूसरे डायरेक्शन में लगो, यही करना है। यहाँ पे वेक्टर है इसलिए माइनस लिखा है, डायरेक्शन शो करनी थी इसलिए, पर हमें यहाँ पे डायरेक्शन शो नहीं करनी है। जो फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा है वो इज इक्वल टू के एक साइड, और जो दूसरी साइड लग रहे हैं वो इज इक्वल टू के दूसरी साइड। सो T2 इज इक्वल टू, मास कितना है 6, क्वेश्चन में देखा है कि जी की वैल्यू लेनी है 10, तो टेंशन हो गया हमारा 60 न्यूटन। कितना हो गया हमारा टेंशन 60 न्यूटन। चलो अब हमें तो थीटा फाइंड करना है, तो ये जो टेंशन है ना, ये टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक यहाँ पे होगा T1 कॉस थीटा और यहाँ पे होगा T1 साइन थीटा। ये वाला एरो है ना उसको कंसीडर करो, मान लो कि वेक्टर T1 हमारा ऐसा है, तो उसका T1 कॉस थीटा और बाकी T1 साइन थीटा। चलो अब सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, तो T1 कॉस थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है, mg, तो यहाँ पे होगा T1 कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, और mg की वैल्यू तो हमें क्या मिली थी 60, T1 कॉस थीटा। ठीक है, चलो सेम यहाँ पे क्या बनेगा कि भी T1 साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है 50 न्यूटन, तो फॉर्मूला सीधा बन गया T1 साइन थीटा इज इक्वल टू 50 न्यूटन। T1 साइन थीटा क्या हो गया 50 न्यूटन। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो ले लो, T साइन थीटा इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय ये T1 डिवाइड बाय T1 कॉस थीटा, यहाँ पे हो गया 60, T1 कैंसिल, सो क्या होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू 5/6। 5/6 करोगे तो इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करना, सॉल्व करने से तुमको कुछ आंसर मिलेगा, है ना। अगर इसको सॉल्व करें सो 0.8 है ना, 3 समथिंग कुछ मिलेगा, आई थिंक 833 ऐसा ही कुछ मिलेगा, कैलकुलेटर में एग्जैक्टली कर लेना। तो क्या मिला हमें मिला tan थीटा इज इक्वल टू 0.8333। तो नेचुरल टेंजेंट्स देखना, उसमें 0.833 कहाँ है, अप्रोक्सीमेटली थीटा की वैल्यू मिलेगी 40 डिग्री। मतलब ये जो थ्रेड है वो वर्टिकल के साथ 40 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा 40 डिग्री। ठीक है, सो ये है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5.6। आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट in the numerical or in the concept then you can ask me in the message section। ये चैप्टर को थोड़ा रेगुलरली करना, डेली टू डेली ये वर्क करना, अदरवाइज ये चैप्टर में इतने सारे फोर्सेस आएंगे ना, थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। रेडी, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू।